हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुनून के साथ में लगे हुए होंगे। तो मैं मनीष सर आज फिर से अपना अगला जो टॉपिक बताया था, जैसे कि मैंने कि चैप्टर 8 को कवर करेंगे, तो चैप्टर 8 में लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। मतलब जो प्रेस है, अखबार वगैरह है, पत्रिकाएं वगैरह है, वो स्वतंत्र कैसे है, फ्री कैसे है, उसकी बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये लिखा किसने है इस चैप्टर को? तो इसके राइटर है डॉर्थी एल सेयर्स। ठीक है। याद रखना है कि हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन है? तो डॉर्थी एल सेयर्स है। ठीक है। बताए थे कैसे याद रखना है कि प्रेस जो होते हैं, प्रेस वाले, वो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, इसका मतलब शे करते रहते हैं, और शे से बना है शेयर्स। तो याद रखना है डॉर्थी एल सेयर्स। ठीक है। इसके बाद है कि बॉर्न जन्म कब होता है? तो 13 जून 1893 को कहाँ पे? यूके में। इनका डॉर्थी एल सेयर्स का जन्म होता है 13 जून 1893 को यूके में। यूके कहीं और नाम है, जैसे कि इंग्लैंड उसी को कहते हैं। ठीक है। और ब्रिटेन उसी को कहते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, ब्रिटेन। ठीक है। फिर कह रहा है डाइड, इनका देहांत कब होता है? 17 दिसंबर 1957 को, वो भी कहा होता है? यूके में। तो याद रखना है जन्म डॉर्थी एल सेयर्स का होता है 1893 यूके, और देहांत होता है 1957 यूके में। अब देखिएगा, फिर कह रहा है सी वॉज एन एसेइस्ट। ये एक एसेइस्ट है, निबंधकार है। ठीक है। एसेइस्ट का मतलब क्या होता है? एसेइस्ट का मतलब होता है निबंधकार। ठीक है। निबंधकार। प्ले राइट है, प्ले राइट का मतलब होता है नाटककार। क्या होता है? नाटक, नाटककार। फिर एक पोएट है, पोएट का तो मतलब पता होगा, ये कवि भी थी। ठीक है। फिर राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। डिटेक्टिव फिक्शन का मतलब होता है जासूसी कथा। क्या होता है? जासूसी कथा के राइटर है, लेखिका है। ठीक है, समझिएगा। तो कह रहा है कि सी वॉज एन एसेइस्ट, अ प्ले राइट, अ पोएट एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। मतलब ये एक एसेइस्ट थी, निबंधकार थी, एक प्ले राइट थी, नाटककार थी, एक पोएट थी, कवि थी, एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, जासूसी कथा की ये क्या थी? राइटर थी, लेखिका थी। फिर कह रहा है सी वॉज एजुकेटेड एट समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। मतलब ये एजुकेटेड हुई, यह पढ़ी लिखी कहाँ से? तो समरविल कॉलेज जो है ऑक्सफोर्ड में, वहीं से। अच्छा, इनके जन्म को यदि और डेप्थ में पूछेगा तो याद रखिएगा, इनका जन्म कहाँ होता है? ऑक्सफोर्ड में होता है। ऑक्सफोर्ड कहाँ है? यूके में। ठीक है। और देहांत जो होता है वो यूके में होता है, और उस जगह का नाम होता है ये विथम। विथम करके नाम है जहां पे इनका देहांत है, निधन होता है। ठीक है। जगह कौन सा है? जगह है विथम। ठीक है। WITHAM। आगे देखिएगा, शेयर्स बिकॉम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन। जो शेयर्स है वो उन औरतों में से एक औरत होती है टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। ठीक है। फिर कह रहा है कि सी हैज एडिटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज। इन्होंने ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज को एडिट किया, संपादित किया, ऑफ डिटेक्शन, जो कि डिटेक्शन पे था, जासूस पे था, एंड पब्लिश्ड, और पब्लिश किया, और कॉम्पिटेंट वर्ड्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फर्नो। इन्फर्नो का एक कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, तो एक सक्षम वर्ड्स यानी कि काव्य इन्होंने ट्रांसलेट किया। ठीक है, अनुवाद किया। इसका देखिएगा, कर रहा है हर इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है जिनमें से एक हमें याद करने हैं, है तो वैसे पांच। ठीक है, देखिए समझिएगा। पहला है क्लाउड्स ऑफ विटनेस, ये इनका पहला एक इंपॉर्टेंट वर्क है। उसके बाद है कि ऑन नेचुरल डेथ, दूसरा है। फिर लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, ये तीसरा है। फिर नाइन टेलर्स, और एक है गॉडी नाइट। याद कौन कौन सा करना है आपको? तो एक याद रखिएगा क्लाउड्स ऑफ विटनेस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉर्थी एल सेल्स के द्वारा। एक याद रखिएगा ऑन नेचुरल डेथ, ये भी किसके द्वारा लिखा गया है? डॉर्थी एल सेल्स के द्वारा। तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं चैप्टर पर, और चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है, की लाइन्स है, उसको हम अब देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से चैप्टर की जो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स थी, जो एग्जाम में आ सकती है, उसको मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहला है विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपुल। कि बिना प्रेस के फ्री हुए कोई भी लोग फ्री नहीं हो सकता। ये बात हम लोग भी जानते हैं कि यदि प्रेस ही फ्री नहीं है, और यदि उसी पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो फिर लोगों के पास में वो सारी चीजें नहीं पहुंच पाएगी जो पहुंचनी चाहिए, और इसलिए लोग भी फ्री नहीं होंगे। नहीं होंगे। ठीक है। फिर देखते हैं,
द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली समवॉट चेंज्ड। देखिएगा, जो भी न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो न्यूज को थोड़ा सा अपने से चेंज करते हैं। वही लिखा है कि द न्यूज इन द न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर में जो न्यूज होते हैं इज जनरली, वो सामान्यतः समवॉट चेंज्ड, वो थोड़े चेंज होते हैं। किसके अनुसार चेंज होंगे? या तो उस एडवर्टाइजर के अनुसार जो उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, खर्च किया है उस न्यूज़पेपर के कंपनी में, या फिर उसके मालिक के अनुसार जो खुद उस न्यूज़पेपर का ऑनर है, उसके अनुसार उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। फिर कह रहा है डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रेस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लेस्ड विद प्रेजेंट अफेयर्स इज ट्रू। देखिएगा, जो डिसेंट जर्नलिस्ट होते हैं, जो एकदम वास्तव में एक तरीके से बोल सकते हैं जर्नलिस्ट है, वो आज के जो एडिटर्स हैं वो उसके एक तरीके से प्लीज्ड नहीं है, सुखी नहीं है। जो प्रेजेंट अफेयर्स चल रहा है, मतलब आज जो भी एडिटर्स हैं वो चेंज वगैरह कर देते हैं, तो उससे वो संतुष्ट नहीं है, जो एकदम ऑनेस्ट जर्नलिस्ट है। फिर कह रहा है द प्रेस इंजॉयज द हेल्पलेसनेस ऑफ द पीपुल, पब्लिक। जो प्रेस है वो एंजॉय करता है जो हेल्पलेसनेस होता है पीपुल का, यहाँ पब्लिक का, ग्रामीणों का, उसको। फिर कह रहा है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर्स। देखिएगा, कह रहा है जो एडिटोरियल पॉलिसी है पॉपुलर डेली पेपर का, जो रोज पेपर आता है, वो कंट्रोल होता है दो मुख्य फैक्टर्स के द्वारा। कौन कौन से फैक्टर्स? एक तो उस मालिक की खुद की संपत्ति, और एक जो एडवर्टाइजर है उसका इंटरेस्ट, दोनों का इसमें लगा होता है। फिर कह रहा है नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर्स, कोई भी जो वाइडली सर्कुलेट नहीं हो रहा है न्यूज़पेपर, मतलब बहुत अत्यधिक दूर तक नहीं जा रहा है, वो बहुत सीमित है, वो साहस नहीं कर सकता सपोर्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कि वो पब्लिक पॉलिसी को सपोर्ट कर दे। ठीक है, मतलब जो अखबार है, जो न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, वो तो पब्लिक न्यूज को छाप सकता है, लेकिन जो ज्यादा सर्कुलेट नहीं हो रहा है उसमें वो साहस नहीं कर सकता है कि पब्लिक के जो ओपिनियन है उसको उसमें डाल सके, पब्लिक पॉलिसी को। तो ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर्स, क्योंकि उसमें जो एडवर्टाइजर्स होंगे, जो पैसे खर्च किए होंगे अपने न्यूज को उसमें छपवाने के लिए, उसमें पब्लिक वाला छापेंगे तो ये देर साहस नहीं कर सकता। जो नो वाइडली सर्कुलेटेड है, नो वाइडली सर्कुलेटेड का मतलब जो अधिक फैलने वाला पेपर नहीं है। ठीक है, फिर बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंकरप्टेंसी इफ द पेपर हैज टू डिपेंड ऑन द सेल्स। देखिएगा, यदि सर्कुलेशन ज्यादा नहीं हो रहा है तो वो एक बैंकरप्टेंसी पे हो जाएगा, कि पेपर का जो डिपेंड है वो सेल पे नहीं है, नहीं होना चाहिए। समझिएगा इसको, देखिएगा क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास में एक पेपर है, इसको हमारा जो प्रिंटिंग का कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8 रुपया आ रहा है। ठीक है, एक पेपर है, इसके प्रिंटिंग का कॉस्ट कितना आ रहा है? 8 रुपया। अच्छा, इसको वो सरकार या फिर जो भी उसका ऑनर है वो कितना बेच रहा है? 5 रुपए में बेच रहा है, तो इसका तो 3 रुपया घाटा हुआ ना, लॉस हुआ ना। और यहाँ वो बैंकरप्टेंसी हो जाएगा ना, एक तरीके से दिवालिया हो जाएगा। लेकिन इस पेपर को छापने में, इसमें हम एडवर्टाइजर्स की हेल्प लेते हैं, मतलब एडवर्टाइजर्स अपनी कंपनियों का प्रचार वगैरह इसमें कराते हैं। तो प्रत्येक पेपर का यदि मान लीजिए 4 रुपए लेता हो, तो 4 रुपया तो यहीं से घटा दिया ना वो अपना पैसा, और 5 रुपए में बेच दिया, मतलब अखबार को 1 रुपए का फायदा होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 5 रुपया उधर से आया बेचने से, और 4 रुपया आ गया एडवर्टाइजर से, तो 9 रुपए हुआ ना। और 8 रुपए उसको लग रहा है, तो 1 रुपया का फायदा हुआ। तो ये बात बोल रहा है कि यदि कोई बहुत ज्यादा सेल कर रहा है और सोच रहा है कि इसी पे हम डिपेंड रहेंगे, ये एडवर्टाइजर्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे, तो फिर वो क्या होगा? बैंकरप्टेंसी हो जाएगी, वो दिवालिया हो जाएगा वो न्यूज़पेपर। फिर कह रहा है द पॉलिसी ऑफ द न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द प्रोप्राइटर। जो न्यूज़पेपर की पॉलिसी है वो बहुत अधिक मात्रा में डिपेंड करती है किस पर? प्रोप्राइटर पर, जो उसको छापने वाला है। ठीक है, मालिक जो उसका है। फिर कह रहा है द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ द फॉर्म ऑफ मिस प्रेजेंटेशन, दे आर 6। यहाँ पर जो ऑथर है डॉर्थी एल सेयर्स, उन्होंने 6 प्रकार के मिस प्रिंटिंग के तरीके बताए हैं। ठीक है, मिस प्रिंटिंग का मतलब होता है कि गलत तरीके से छाप देना। जैसे एक दो तरीके ऐसे भी हो सकते हैं कि न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होती है वो तो डार्क रखते हैं, जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, क्योंकि लोग उसी को पढ़े, फिर अगर इंटरेस्ट आए तो उसको पढ़े। दूसरा कि लिखना कुछ और होता है, लिख कुछ और देते हैं, बातों को घुमाते हैं। तो इस प्रकार से वो 6 टाइप के मिस प्रेजेंटेशन करते हैं या मिस प्रिंटिंग करते हैं। फिर कह रहा है इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, ठीक है, द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नेसेसरी। प्रेस का फ्रीडम होना, स्वतंत्र होना जरूरी होता है। यदि कोई राष्ट्र लोकतांत्रिक है, मतलब वहां लोकतंत्र है, तो उसमें
प्रेस का फ्री होना क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है। फिर कह रहा था फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार या इमरजेंसी। देखिएगा, प्रेस के फ्रीडम को एक समय के लिए रोक दिया जाता है जब, सॉरी, देखिएगा, कह रहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार एंड इमरजेंसी, कि प्रेस के फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंध लगा दिया जाता है, कब, ड्यूरिंग वार या इमरजेंसी, या तो इमरजेंसी हो तब या फिर वार के दौरान, क्योंकि वो ज्यादा सर्कुलेट ना हो, न्यूज गलत न्यूज ना सर्कुलेट हो, उसके लिए इस पर रोक लगाया जाता है। कब कब, तो वार के दौरान या इमरजेंसी के दौरान। फिर कह रहा था स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ द पीपुल, जो स्टेट है, ठीक है, राज्य है, वो लोगों का क्या है, सर्वेंट है, नौकर है, नॉट सुपेरियर, कोई वो एक तरीके से सुपेरियर नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गया पहले हमारे स्लाइड का। चलिए अब दूसरे स्लाइड को देखते हैं। चलिए तो अगले स्लाइड को देखते हैं। देखिएगा, द हेवीएस्ट रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ द पब्लिक ओपिनियन इज अनऑफिशियल। किसी भी न्यूज़पेपर एजेंसी पर जो हेवीएस्ट मतलब बहुत भारी रेस्ट्रिक्शन लगता है, प्रतिबंध लगता है, तो वो अनऑफिशियल लगता है, ऑफिशियल नहीं लगता है, ठीक है। फिर पॉलिटिशियंस आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। जो पॉलिटिशियन होते हैं, राजनेता वगैरह होते हैं, वो कभी भी एंटागोनाइज नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते हैं, किसका, प्रेस का, क्योंकि जानते हैं कि यदि प्रेस से यदि दुश्मनी हो गई तो फिर वो उसके बारे में कभी सही लिखेगा ही नहीं, ठीक है। फिर कह रहा था स्टेट इज नॉट द मास्टर, कि स्टेट जो है वो मास्टर नहीं है, बताए थे ना इसके पीछे वाले स्लाइड में कि वो स्टेट जो है वो सुपेरियर नहीं है, बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल, लेकिन वो लोगों का क्या है, सर्वेंट है। फिर कह रहा है द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज एडवर्टाइजमेंट। किसी भी न्यूज़पेपर का जो पहला मुख्य रेवेन्यू का सोर्स होता है वो कौन होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है। यानी वो प्रचार जो करते हैं अपने पेपर पे वो होता है। ठीक है, द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिमिलरली फ्री। देखिएगा, ऑर्डिनरी कंडीशन में, सामान्य स्थिति में जो ब्रिटिश प्रेस है वो हमेशा फ्री रहता है, सामान्य स्थितियों में, इमरजेंसी और वॉर को छोड़ के। फिर कहा द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज द वेल्थ ऑफ ऑनर। जो सेकेंड चीफ सोर्स है न्यूज़पेपर के रेवेन्यू का, वह उस ऑनर की खुद की वेल्थ है, संपत्ति है। पहला क्या है, पहला है एडवर्टाइजमेंट, पहला सोर्स रेवेन्यू का। दूसरा सोर्स इसका वेल्थ ऑफ ऑनर, ऑनर की संपत्ति, मालिक की संपत्ति है। फिर कह रहा है द प्रेस कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। देखिएगा, या तो प्रेस क्या कर सकता है, रेपुटेशन को ब्रेक कर सकता है या फिर मेक कर सकता है, मतलब आपके रेपुटेशन को या तो वो बना सकता है या फिर क्या कर सकता है, बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो आपके बारे में छाप देगा। इसके बाद when we speak of the freedom of the press we usually mean freedom in a technical sense। देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं कि द फ्रीडम ऑफ द प्रेस मतलब प्रेस के स्वतंत्र होने की, तो इसका मतलब हम सामान्यतः यह मानते हैं या फिर कह सकते हैं कि फ्रीडम होना टेक्निकली सेंस में, तकनीकी भाव में एक तरीके से फ्रीडम होना, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर है चैप्टर 9 द अर्थ, उसको करेंगे हम अगले क्लास में, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।